गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वीपीएस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज से पहले वाली क्लास में मतलब कल की क्लास में हम कक्षा 9 विज्ञान विषय के जंतुओं की मौलिक इकाई के बारे में अध्ययन कर रहे थे। यहाँ पर अपना बिंदु चल रहा था कोशिका का संरचनात्मक संगठन। कोशिका का संरचनात्मक संगठन अपन देख रहे थे कि कोशिका का जो संरचनात्मक संगठन होता है इसमें इसके 3 प्रमुख अवयव होते हैं। पहला होता है इसका प्लेज्मा झिल्ली, दूसरा इसका घटक होता है केंद्रक और तीसरा अपना घटक होता है इसका कोशिका द्रव्य। इसमें से अपन एक घटक के बारे में प्लेज्मा झिल्ली के बारे में विस्तार से कल की क्लास में पढ़ चुके थे। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण प्लेज्मा झिल्ली, अर्थात कहें प्राणी कोशिका का सबसे बाहरी आवरण प्लेज्मा झिल्ली और पादप कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका भित्ति, उसके अंदर की ओर प्लेज्मा झिल्ली। यहाँ तक इसकी संरचना, इसके कार्य सब के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। अपना दूसरा घटक पढ़ेंगे अपने केंद्रक। तो देखें क्या होता है ये कोशिका के मध्य में, कोशिका के बीच में। देखें यहाँ पर एक बात आज छात्रों आपके लिए स्पष्ट कर दें कि प्राणी कोशिका के लिए यह है एकदम लगभग बीच में, मध्य में, और पादप कोशिका में कहीं भी पार्श्व में। तो अपन यहाँ सामान्य एक कोशिका की बात कर रहे हैं जिसमें क्या कहेंगे कि कोशिका के बीच में एक बिंदु के आकार की अथवा गोल संरचना पाई जाती है। कोशिका के मध्य में, कोशिका के मध्य में एक गोल या बिंदु के आकार की, बिंदु के आकार की संरचना पाई जाती है। कोशिका के बीच में गोल और बिंदु के आकार की संरचना पाई जाती है जो कोशिका का आकार, इसके कार्य, isमें होने वाले सभी परिवर्तनों का नियंत्रण भी करती है। इस संरचना को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। उसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक कोशिका के मध्य भाग में पाया जाता है, सूक्ष्म और गोल संरचना है। इसके चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। उस दोहरी झिल्ली को केंद्रक झिल्ली कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि केंद्रक के चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर दो परत वाला आवरण, दो परतीय आवरण या दो परत वाला आवरण, या इसको क्या कहते हैं? दोहरी झिल्ली, दो परत वाला आवरण या दोहरी झिल्ली पाया जाता है। जिसे
किस नाम से जानते हैं अपन? केंद्रक झिल्ली के नाम से जानते हैं, जिसे अपन केंद्रक झिल्ली कहते हैं। जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। अब क्या होता है, ये जो केंद्रक झिल्ली होती है यह प्लेज्मा झिल्ली के समान ही संरंध्रित होती है, अर्थात इनकी संरचना में भी अनेक सूक्ष्म पाए जाते हैं। केंद्रक झिल्ली में अनेक सूक्ष्म छिद्र होते हैं। क्या कार्य करते होंगे ये छिद्र, क्यों होते होंगे, क्या इनका उद्देश्य होता है? तो यहाँ पे आप समझ लें कि जैसा प्लेज्मा झिल्ली के अंदर क्या होता है, जो छिद्र पाए जाते हैं उनमें से आवश्यक पदार्थों का आवागमन होता है, ठीक उसी तरह केंद्र के लिए आवश्यक पदार्थों का आवागमन इन सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से होता है। इसके अलावा केंद्रक के अंदर और अन्य क्या विशिष्ट संरचनाएं होती हैं, तो उनके अंदर अपन देखें तो केंद्रक के अंदर क्या उपस्थित होते हैं? क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में डिटेल से। केंद्रक के अंदर जो केंद्रक द्रव्य होता है उनमें पाई जाने वाली प्रमुख संरचनाओं में मुख्य अपना क्या है? क्रोमोसोम। मुख्य क्या है? क्रोमोसोम। केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। इनका आकार कैसा होता है? क्रोमोसोम का आकार, क्रोमोसोम का आकार कैसा होता है? तो इनका आकार छड़ के आकार का, छड़ाकार, छड़ के आकार का इनका आकार होता है। क्या होते हैं ये? यह विशिष्ट होते हैं। जितने भी आनुवांशिक लक्षण होते हैं उन सब की सूचना क्रोमोसोम में निहित होती है। आनुवंशिक लक्षणों की सूचना इनमें निहित होती है और इन आनुवंशिक लक्षणों को क्या करते हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अथवा जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। आनुवंशिक सूचनाओं अथवा लक्षणों, आनुवंशिक सूचनाओं अथवा लक्षणों का आधार होते हैं वह इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी इन आनुवंशिक लक्षणों को क्या करते हैं, ये स्थानांतरित करते हैं। वह इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं। कहने का अपना अभिप्राय हो गया कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं इनमें सभी जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, जनक पीढ़ी के जो भी लक्षण होते हैं वो इन्हीं में निहित होते हैं और ये क्या करते हैं, संतान के अंदर वैसे के वैसे जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचते हैं, उनको पहुँचाने का काम कौन करते हैं, ये क्रोमोसोम ही करते हैं।
आगे देखें क्या विशेषताएं होती हैं इनकी। यह DNA व प्रोटीन के बने होते हैं। DNA व प्रोटीन के बने होते हैं। अब यहाँ आपको प्रोटीन समझते होंगे DNA के बारे में, तो DNA अब तक आप इनके बारे में पूर्व की कक्षा में नहीं पढ़ा। आगे इसी क्लास में या आगे की कक्षाओं में आप इनकी संरचना के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर आप ये याद रख लीजिए DNA क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। इसका पूरा नाम क्या आ गया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। आप इसी किताब में अथवा आगे की कक्षाओं में लगातार DNA की संरचना का विस्तार से अध्ययन करेंगे, पर यहाँ आप इतना याद रख लीजिए कि DNA का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। आगे आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो DNA का टुकड़ा होता है, DNA के जो खंड होते हैं, DNA के जो क्रियाशील खंड होते हैं, क्रियात्मक खंड होते हैं, क्रियात्मक टुकड़े होते हैं, उन्हें DNA के क्रियात्मक खंडों को जीन कहते हैं। DNA के क्रियात्मक खंडों को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। अपन ने यह देखा कि ये क्रोमोसोम क्या होते हैं, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। आगे पढ़ा अपन ने कि ये क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, DNA के बने होते हैं। साथ में अन्य भी है, पर यहाँ देखें DNA। अब देखें DNA का टुकड़ा क्या होता है, जीन होता है। मतलब क्रोमोसोम क्या करता है, जब लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं तो उसमें जीन भी क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। मतलब जीन भी क्या करते हैं, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं। और यहाँ तक कि जीन विशिष्ट होते हैं, किसी एक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इन क्रोमोसोम अथवा DNA में, इस DNA में कोशिका के संगठन व कोशिका के निर्माण, कोशिका के संगठन व निर्माण की सूचनाएं होती हैं। मतलब यदि किसी कोशिका के DNA का अध्ययन करें तो उस कोशिका की संपूर्ण जानकारी अपने को प्राप्त हो जाती है। इससे आगे देखें कि जब कोशिका विभाजनशील होती है तब तो ये क्रोमोसोम धागे के समान रहते हैं। यह छड़ के आकार के हो जाते हैं, छोटे और मोटे हो जाते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं। परंतु जब कोशिका विभाजन नहीं करती है, जब कोशिका विभाजन नहीं करती है, जब कोशिका विभाजन नहीं करती है तब क्रोमोसोम क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में बदल जाते हैं। तब क्रोमोसोम क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में रहता है। जब कोशिका विभाजन नहीं करती है, स्थिर अवस्था में होती है, उस स्थिति में क्या होता है, कोशिका में जो क्रोमोसोम होता है वो क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है। और जब यही कोशिका क्या होती है, विभाजन करना प्रारंभ करती है, तब क्या होता है, यह क्रोमेटिन पदार्थ किस में बदल जाता है, क्रोमेटिन में संगठित हो जाता है।
इसके अलावा देखें, केंद्रक जब कोशिका में जनन की क्रिया होती है, एक कोशिका से दो कोशिका बनने की प्रक्रिया होती है, तब भी यह कोशिकीय क्रियाओं को नियंत्रित करता है, कोशिका के समस्त कार्यों को नियंत्रित करता है। इससे आगे देखें अपन, जब कोशिका के अंदर केंद्रक स्पष्ट दिखाई देता है या कहें झिल्ली युक्त दिखाई देता है, दोहरी झिल्ली युक्त दिखाई देता है, तो उस कोशिका को यूकैरियोट कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब है, कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें केंद्रक दोहरी झिल्ली युक्त होता है, दो झिल्ली युक्त होता है, द्विआवरण सहित होता है, उन कोशिकाओं को अपन यूकैरियोट कोशिकाएं कहते हैं। इसके अलावा दूसरी अथवा अन्य प्रकार की कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें कोशिकाओं के अंदर केंद्रक अथवा केंद्रकीय क्षेत्र स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, कारण केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली युक्त आवरण नहीं होता है, क्रोमोसोम की संख्या 1 होती है, ऐसा अस्पष्ट क्षेत्र दिखाई देता है, तो उसे केंद्रक न कहकर उसको क्या कहते हैं अपन, केंद्रक काय कहते हैं। और ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है उन्हें तो यूकैरियोट कहते हैं, और ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक के स्थान पर क्या होता है, केंद्रकाय पाया जाता है, उनको प्रोकैरियोट कोशिकाएं कहा जाता है। कहने का सीधा सा मतलब है कि जिन कोशिकाओं में केंद्रक सुविकसित होता है उन्हें यूकैरियोट कोशिकाएं, तथा जिन कोशिकाओं में केंद्रक विकसित नहीं होता है उन्हें प्रोकैरियोट कोशिकाएं कहते हैं। जिन जीवों में विकसित केंद्रक युक्त कोशिकाएं पाई जाती है उन्हें यूकैरियोटिक जीव, तथा जिन कोशिकाओं में अविकसित केंद्रक युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक जीव कहा जाता है। आज की क्लास में छात्रों इतना ही, कल की क्लास में अपन इससे आगे अध्ययन करेंगे।